आज हम डिस्कस करते हैं राइज ऑफ द राजपूत्स एंड मुस्लिम इन्वेशन इन अर्ली मिडिवल इंडिया टॉपिक्स लेकर। दोस्तों, 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी कॉमन एरा तक उस कहानी की टाइमलाइन थी। आफ्टर द फॉल ऑफ हर्षा 647 कॉमन एरा, नॉर्थ इंडिया ब्रोक इनटू मेनी स्मॉल राजपूत स्टेट्स। यानी हर्षवर्धन के डेथ के बाद 647 कॉमन एरा में नॉर्थ इंडिया काफी सारी छोटी छोटी राजपूत किंगडमों में, राजपूत रियासतों में बढ़ गया। लेकिन राजपूत किंगडमों की कुछ खास क्वालिटीज थी कि राजपूत किंगडम उस वक्त बहुत ब्रेव और बहुत पावरफुल माना जाता था। और उन लोगों में ये भी महारत हासिल थी कि बिल्ड स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स फॉर डिफेंस, यानी अपने डिफेंस के लिए वो लोग किले बनाने में बहुत मशहूर और बहुत माहिर थे। दोस्तों, लेकिन उस राजपूत किंगडम इतने ब्रेव और इतना पावरफुल होने के बावजूद भी उन लोगों में एक बहुत बड़ी कमी थी, जिस कमियों ने उन लोगों को डिक्लाइन होने में मजबूर किया। दोस्तों, दिस किंगडम ऑफन फॉट ईच अदर, यानी राजपूत किंगडम में यही कमी थी कि वो लोग आपस में हमेशा लड़ने झगड़ने में उलझे हुए रहते थे, जिसकी वजह से उन लोगों में डिसयूनिटी और डिसइंटीग्रेशन पैदा हुई और आखिर में पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन उन लोगों में बनी। यानी पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन दैट मीन्स सियासी बंटवारा हो चुकी थी और इसके वजह से ग्रेजुअली वो लोग पूरी तरह से कमजोर होने लगी। दोस्तों, जब राजपूत किंगडम इतने ब्रेव और इतना पावरफुल होने के बावजूद जब आपस में लड़ने झगड़ने में उलझे हुए हैं, उस वक्त साइड बाय साइड इस्लामिक पावर्स वर राइजिंग इन सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया, तुर्क एंड अरब। उस वक्त सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया से तुर्क एंड अरब दो मुस्लिम कुव्वत यानी दो मुस्लिम पावर्स उभर रही थी, यानी राइजिंग हुई थी। और तुर्क एंड अरब उन दोनों में से सबसे पहले अरब ने सिंध पर यानी हिंदुस्तान पर 712 कमन एरा में हमला किया, मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत में। और सबसे पहले राजा दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम ने 712 कमन एरा में शिकस्त दी यानी डिफीट की। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के जो जंग जारनी थी, बट एक्सपेंशन स्टॉप बिकॉज ऑफ राष्ट्रकूटस एंड प्रतिहाराज, यानी मोहम्मद बिन कासिम के जो जंग जारनी थी वो आगे तक और जा नहीं पाया, क्योंकि आगे और दो राजपूत किंगडमों के दो पावरफुल किंगडम्स थे, राष्ट्रकूटस एंड प्रतिहाराज। उन दोनों ने उसको रोक दिया। यानी और भी हमें उसकी जंग जारनी की रुकावट के पीछे जो कारण यानी रीजन मिलती है हमें हिस्टोरिकली, ये वो है कि लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम अरेबिया एंड होस्टल डेजर्ट, यानी रेगिस्तान की डिफिकल्टीज की वजह से और अरबिया से काफी सारे डिस्टेंस होने की वजह से ये रुकावट बन चुकी थी, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन कासिम अपने जंग जारनी को वहां रोक दिया। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के बाद जब तुर्क्स इन्वेशन हिंदुस्तान पर कदम रखे और तुर्क्स इन्वेशन के अंडर जब मोहम्मद गजनी ने हिंदुस्तान पर कदम रखा, तो हिंदुस्तान के मंजर में कुछ अलग नजरिया पेश आई, क्योंकि हिंदुस्तान में जब मोहम्मद गजनी ने 997 में कदम रखी, तो हिंदुस्तान के मंजर में कुछ अलग नजरिया पेश आई, क्योंकि 997 से लेकर 1030 कमन एरा तक यानी 33 सालों के अंदर मोहम्मद गजनी ने हिंदुस्तान में 17 टाइम्स रेड्स किया, यानी हिंदुस्तान को उसने 17 टाइम्स हमला किया। और उसका हमला करने का मकसद यानी उसका एम सिर्फ यही था कि मेजर एम वेल्थ नॉट पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट, यानी उसका कोई सियासी फतहत यानी कोई बादशाहत हासिल करनी नहीं थी, सिर्फ हिंदुस्तान के दौलत पर मोहम्मद गजनी की नजर थी। दोस्तों, फेमस रेड्स सोमनाथ टेम्पल 1025 कॉमन एरा, यानी उसकी 17 रेड्स की बीच में से सबसे फेमस रेड्स 1025 में जब सोमनाथ टेम्पल में उसने रेड्स किया, उस रेड्स को सबसे फेमस हिस्टोरिकली माना जाता है। दोस्तों, महमूद गजनी के बाद जब मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान पर कदम रखे, तब हिंदुस्तान को अलग एक नजरिया पेश आई, क्योंकि महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी उन दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस थे, उन दोनों के एम्स में यानी मकसद में कुछ डिफरेंसेस थे। क्योंकि मोहम्मद गजनी के मकसद था सिर्फ हिंदुस्तान के दौलत पर उसकी नजर थी, लेकिन मोहम्मद गौरी के नजर कुछ अलग था। मोहम्मद गौरी ने दौलत पर नजर नहीं रखी, बल्कि उसने हिंदुस्तान पर परमानेंट एम्पायर कायम करने के लिए उसने इरादा किया और उसने मकसद किया। क्योंकि मोहम्मद गौरी ने जब हिंदुस्तान पर कब्जा करके परमानेंट बादशाहत के लिए उसने जब एम किया और हिंदुस्तान पर कदम रखी, तो मोहम्मद गौरी की सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान जो राजपूत किंगडमों की एक बड़े और एक पावरफुल बादशाह माना जाता था, उससे सबसे पहले मोहम्मद गौरी को सामना करना पड़ा। और फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 कॉमन एरा में पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी की जंग हुई और उस जंग में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को शिकस्त दे दी यानी डिफीट कर दिया। लेकिन मोहम्मद गौरी शायद ऐसे बादशाहों में थे, वो खामोश बैठने वालों में से नहीं थे, क्योंकि मोहम्मद गौरी डिफीट होने के बावजूद भी उसने अपने आप को इतना अच्छी तरीका से उसने ट्रेन किया और जंग के लिए इतना बेहतरीन तरीके से उसने आपको तैयार किया। एक साल बाद यानी 1191 से लेकर एक साल बाद सेकंड बैटल ऑफ तराइन यानी 1192 कॉमन एरा में फिर पृथ्वीराज चौहान से
मोहम्मद गौरी जंग में शामिल हुई और उस जंग में पूरे हिंदुस्तान के मंजर पूरे बदल चुकी थी, क्योंकि 1192 में जब सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई, उस बैटल में बहादुर बादशाह पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने शिकस्त दे दी, यानी डिफीट कर दी। सो सेकंड बैटल ऑफ तराइन के बाद और 2 साल बाद और एक जंग हुई, बैटल ऑफ चंदवार। बैटल ऑफ चंदवार में फिर मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र से जंग की और उस जंग में जयचंद्र को भी मोहम्मद गौरी ने शिकस्त दे दी, यानी डिफीट कर दी। सो दोस्तों, तो इससे ही धीरे-धीरे ग्रेजुअली राजपूत किंगडम पूरे घिर चुके थे, पूरे डिक्लाइन हो चुके थे, क्योंकि हमें हिस्टोरी से यही मालूम होता है, इस टॉपिक से यही हमें मालूम होता है कि राजपूत किंगडम्स इतना ब्रेव और इतना पावरफुल होने के बाद, इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद, वो लोग क्यों डिक्लाइन हुआ, उन लोगों को क्यों डिक्लाइन होने में मजबूर होने पड़ा? क्योंकि सिर्फ़ हमें एक ही कारण मिलते हैं, क्योंकि उन लोगों में कोई यूनिट नहीं थे। क्योंकि ये तो ख़ास है और ये तो एक एक सच बात है, क्योंकि जब तक किसी कौम के पास कितना भी वो माहिर और कितना भी वो ताकतवर हो जाए, जब तक उन लोगों में इत्तेहाद और यूनिटी और इंटीग्रेशन पैदा ना हो, तब तक वो कौम कभी तरक्की हासिल नहीं कर सकते और अपने आप को कभी एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। सो दोस्तों, आखिर में मोहम्मद गौरी ने आखिर में मोहम्मद गौरी ने 1206 में दिल्ली सुल्तानत कायम कर दी और तब से ही हिंदुस्तान ने एक नई मोड़ ले ली और तब हिंदुस्तान मिडेवल इंडिया पर दाखिल हो गई। सो दोस्तों,